सुप्रभात बच्चों। आज मैं गया गाइडेंस प्रोग्राम जीजीपी फेज की में फिर से आपका 3 में स्वागत करती हूँ। मैं शालिनी, डॉक्टर शालिनी, यूएस नीमा बुधौल। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग ने सेल के बारे में अध्ययन किया था। जो आपका जो सेल टॉपिक है 9th और 11th क्लास के चैप्टर का है, लेकिन ये इस टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक से आपके पैरामेडिकल्स या नीट या हार्डली जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और ये कोरिलेट होता है क्वेश्चन जो है चैप्टर जो है आपका बहुत सा 10th चैप्टर्स में भी 10th क्लास के बोर्ड में भी इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में पूछे जाते हैं। चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस भी आपसे रिलेटेड है। आज में हम लोग का मुख्य चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, जो टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना जो होती है जनरली अगर हम लोग बात करेंगे, जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आगे तो आप देखिएगा कि कोशिका मेनली 3 भागों में बटा हुआ रहता है। तो वो 3 भाग कौन कौन सी होती है? कोशिका जो है कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, है ना। इसमें हम लोग स्पेशली आज मैं इसके मुख्यतः 2 बिंदु जो इम्पोर्टेंट है, जो उस क्लास टॉपिक में हम इसके डिस्कशंस करने वाले हैं, उसके रिकॉल क्वेश्चंस के साथ, उसकी डिफिनीशन, विशेषताएं और साथ ही साथ हम उसके फंक्शंस के बारे में भी बताएंगे और दोनों का कंपैरिजन करते हुए, कोरिलेट करते हुए आगे हम इस क्लास को बढ़ाएंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि कोशिका क्या है, कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट टॉपिक आया आपका कोशिका की संरचना। क्या है कोशिका की संरचना? क्या होती है? तो सभी कोशिकाओं में कुछ मुख्य घटक समान होते हैं। सभी कोशिकाओं में क्या होते हैं? कुछ मुख्य मतलब जो इंपॉर्टेंट खास घटक ही, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। हालांकि उनकी जटिलता विभिन्न हो सकती है। अधिकांश कोशिकाओं में पाए जाने वाली संरचनाओं में निम्नलिखित में से शामिल है, जो अभी हम जस्ट तुरंत बताएं आपको क्या क्या है। मुख्य मेन भाग कौन कौन से हैं? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, दूसरा क्या है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, तीसरा है केंद्रक न्यूक्लियस। कोशिका झिल्ली क्या होती है कि ये जो है, अब हम यहाँ डिस्कशन ये करना चाहते हैं, जैसे कि आप कभी अपने घर जाते हैं या कभी बड़े से होटल में ही जाते हैं तो क्या रहता है, आप डायरेक्ट इंटर कर जाते हैं? नहीं ना करते हैं। उसके लिए आपके लिए एंट्री पॉइंट पे एक सुरक्षा गार्ड होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, आपको रोक देते हैं, आपसे पूछते हैं, फिर जाके अंदर से उस आपके बारे में जानकारी लेते हैं। या किसी बड़े ऑफिस में जाइए या फिर अपने घर पे भी गेट कीपर, कोई अंदर फट से नहीं ना घुस जाता है। तो उसी तरह से ये हमारी कोशिकाओं को भी में भी ये जो आउटर लेयर उसी का काम है, ये सुरक्षा गार्ड काम करता है। जो क्या जाएगा अंदर, क्या बाहर जाएगा, आएगा अंदर से बाहर होगा, ये इसका काम है। ये जनरली सुरक्षा द्वारा बाहरी जीवित परत जो तय करती है कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा और कौन सा पदार्थ बाहर आएगा। अब इसके बाद आता है, मान लीजिए हम तो घर में घुस गए, घर में एंट्री करने के बाद एक बैठक होगा, बैठते हैं ना, खाना पीना भी तो खाएंगे, भूख लगी है तो उसी तरह वहां पे उसका क्या होगा, खाना खाएंगे या जो भी करेंगे उसका कुछ बनता है ना, खाना का बनेगा, क्या बनेगा, सेल के अंदर क्या जाएगा, वो वहां पर एक एनर्जी स्टोरेज होगा, कैसे वो कंपोनेंट्स, वो किसका काम है, ये सारा चीज किसमें आता है? एक अंगक। अंगक किसमें होते हैं? तो साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, क्या काम है? एक जेली की तरह रचना होती है, इसको कर्म भूमि भी कह सकते हैं। जेली जैसी पदार्थ जहाँ सभी कोशिकांग रहते हैं और जय रासायनिक क्रियाओं होती है, मतलब अनेक रासायनिक क्रियाएं होती है, जो भी केमिकल प्रोसेसेस वगैरह होती है मेटाबॉलिक का, इसमें होता है। जैसे कि उसका फंक्शन कौन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है ना, बहुत सा ऐसा फंक्शन है जो इसमें इसके पार्ट्स होते हैं, कोशिकांग के वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल का जब हम अंतर बताएंगे वहां बताएंगे। फिर लास्ट, जैसे कि हमारा ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करने का काम हमारे शरीर में कौन करता है? ब्रेन करता है। सेम वही प्रोसेस केंद्रक, कोशिका में भी क्या होता है? केंद्रक। इसको हम नियंत्रण केंद्र कहेंगे। मस्तिष्क सरकार की तरह ही ये कोशिका की सभी गतिविधियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर आए। जैसे कि अब आप मेरे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप मेरे हाथ की रचना पर देखिए, ये हुआ आपका एक मेन कोशिका, इसके अंदर कोशिका के अंदर कोशिका, मेन पार्ट में क्या होता है? केंद्रक। सेम वही चीज को हमने बताया है कि सबसे आहार का लेयर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। इसको कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा लेमिला भी बोलते हैं। इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद क्या होता है? कोशिका द्रव। उसके बाद क्या होता है? केंद्रक। ये अभी बताएं सबका। ये सुरक्षात्मक अर्धपरागमज्ञ परत है। वो कैसे अर्धपरागमज्ञ है वो भी बताएंगे, डिफिनीशन और उसके कैरेक्टर्स, जब स्पेशल फीचर्स पढ़ेंगे उसमें आपको बताएंगे। पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है, एक तरह का सुरक्षा कवच होता है। दूसरा कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, झिल्ली और केंद्रक के बीच का जैसा पदार्थ है, इसमें सारे कोशिकांग पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र। अब आइए, आप ये एक फ्लो चार्ट को मान लीजिए माइंड मैप है, अगर इसको आप अच्छे से एक बार ध्यान दे लिए तो आप सेल के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ जाइएगा कि सेल के स्ट्रक्चर में आखिर होता क्या। हमारा शरीर कोशिकाओं से ही बना है ना, कोशिकाओं से बना है, कोशिकाओं के बाद क्या बना है, टिश्यू बना है, टिश्यू ऐसे ही उसको आप लोग आसान से देखिएगा। पहले हम लोग कोशिका को देखते हैं। कोशिका का मेन भाग क्या है, दो लेयर है, एक आउटर कवरिंग है और एक क्या है, इंटरनल कवरिंग। अब ये आउटर कवरिंग में अब यहाँ तो हम दो दिखाए हैं, उस समय से तो हम एक ही बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन। किसी पूछो साहब क्या है, सेल वाल। आखिर ये सेल वाल क्या है, तो सेल वाल भी क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर का भाग होता है। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली किसमें पाया जाता है, एनिमल्स में, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, और सेल वाल किसमें पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में, कुछ कवक में और कुछ बैक्टीरिया वगैरह में भी पाया जाता है। बैक्टीरिया में उसका सबका किससे कंपोनेंट्स क्या है उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सेल वाल जो है, इस दोनों में खासियत क्या है, अंतर क्या है, ये अगर देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सेल वाल, इसका क्या काम है। भगवान ने सबको जंतु को तो प्लांट को अलग से सेल वाल क्यों दे दिया, देने का कारण है, जैसे कि आप सोचिए हम लोग घर में ठंडा के दिन हो तो क्या करते हैं, जैकेट वैकेट डाल लेते हैं सुरक्षा करने के लिए कि ठंडा नहीं लगे। अब वो पेड़ क्या करेगा, जैकेट पहनेगा, नहीं ना पड़ेगा। बारिश में तो हम लोग छाता लेंगे, वो तो नहीं ना ले सकता है। इसलिए नेचर ने उन्हें, गॉड गिफ्ट ने एक एक्स्ट्रा और लेयर दिया है, उसका नाम है सेल वाल। बहुत रिजिड होती है और वो कठोर भी रहती है, सारे सुरक्षात्मक लेयर की तरह ये काम करता है। और इसका ये काम नहीं है कि क्या जाएगा, वो सबको जाने देती है, लेकिन रोकने का काम कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्लांट्स में भी पाया जाता है, एनिमल्स में, लेकिन सेल वाल सिर्फ किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। अब ये आया साइटोप्लाज्म, इंटरनल पार्ट्स में जब आएंगे तो साइटोप्लाज्म में जो है अभी हम लोग जस्ट पढ़े ही, इसमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती है। आप इस कोशिकाओं को देख सकते हैं, सेल ऑर्गन्स को, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सबका एक एक मैंने खास जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चाहे तो यहाँ से भी आप माइंड मैप, जैसे आप स्टडी टेबल में जहां भी पढ़ते हैं तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके इसका फोटो कॉपी करा के आप रख सकते हैं कि याद हो जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, प्रोटीन का। जैसे हमारे घर में किचन कौन है, किचन में हम लोग क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं ना, वही यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, इस सारे के बारे में हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा, टॉपिक होगा, सेल ऑर्गन्स के बारे में होगा, तो उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये केंद्रक, ये दिखा सकते हैं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। फिर ये जो अब नीचे का जो पॉइंट्स है, वैक्यूल्स है, कोल्डोप्लास्ट है, सेंट्रोजोम है, ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड। लेकिन इसमें भी है, ये सारी चीज जो है आपका जो है वैक्यूल्स और कोल्डोप्लास्ट, ये किस में पाए जाएंगे, तो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। देखिए ये कोशिका विभाजन में हेल्प करता है सेंट्रोजोम, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये आपका माइंड मैप है, आराम से देख सकते हैं। अब हम लोग ये देखिए, आपको इसको और आसानी से समझने के लिए मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक स्ट्रक्चर दिया है। आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ना, ये नीचे वाला लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। देखिए यहाँ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। ये इसके बाहर एक और लेयर भी है जो पतला सा मोटा सा, ये क्या है आपका, टोटल है आपका सेल वाल। ये किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल वाल में, ठीक है, प्लांट में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। बाकी फिर ये आपका वही हो गया साइटोप्लाज्म वाला भाग, ये सेंटर वाला भाग हो गया, ये इसमें एक्स्ट्रा है, वैक्यूल्स है, इसमें देख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो हम लोग का मेन अध्ययन पॉइंट्स था क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वाल। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग कई नामों से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमिला और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के बारे में। अब एग्जाम में पूछता है आप लोग का, एक 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप से आया है, तो कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परिभाषा लिखे, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ से लिखिए, लिखा हुआ सभी कोशिकाओं के चारों ओर एक अत्यंत पतली, पारदर्शी एवं लचीली झिल्ली पाई जाती है, जिसे कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब जो है प्लाज्मा डिफिनेशन तो जान गए, ठीक है भैया, जैसे हम लोगों का नाम किसी ने रखा है तो उन लोग का भी नाम तो कोई रखा होगा ना, कौन रखा है, तो कुछ साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमिला, तो ये सब नाम आए हैं, ये इनमें से कुछ लोगों ने रखा है। जैसे प्लाज्मा लेमिला को रखे हैं JQ,
प्लेमोने, फिर है पीफर। पीफर ने क्या किया था, ये जो सिलेक्टिव परमेबल पारगम जाने का है ना, उसका नाम दिया था कि उससे पारगम में झिल्ली होती है। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली की खोजकर्ता सेल मेम्ब्रेन, किसने नाम दिया था, तो नागेरी, 1855 नागेरी और सी क्रेमर ने, इन्होंने फर्स्ट अवधारणा माने फर्स्ट प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बताया था, और यही इन्होंने सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था प्लाज्मा झिल्ली के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मुख्य विशेषताएं क्या है, दो विशेषताएं लिखिए या विशेषताएं क्या है, फिर चित्र के साथ एक्सप्लेन करिए। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो इससे है कि पहला मुख्य विशेषता आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, चयनात्मक परमेबल क्यों होता है, तो ये देखेंगे हम लोग। क्यों सेमी परमेबल का अर्थ ही होता है कि कुछ वस्तुएं जो होती है सेल के अंदर आसानी से जा सकती है और कुछ वस्तुएं नहीं जा सकती है, बाहर की तरफ नहीं जा, सब पदार्थ इसी से, इसको ही चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, दूसरा है सुरक्षात्मक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करता है, कोशिका के भीतर के अंगों को बाहरी वातावरण से अलग करती है और एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करती है। अब हम इसके आते हैं केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन। किसी का भी कोई भी चीज जैसे बनता है तो किसी चीज का होगा ना भाई, कोई प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट, कुछ से तो मिलके ही ना बनता है किसी का शरीर, तो वो है रासायनिक संगठन में हम देखेंगे। यह मुख्य रूप से फास्फोलिपिड की दो परतों बाइलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसे रासायनिक रूप से हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। आप उसकी कंपोजिशन को देख सकते हैं कि कौन कितना परसेंटेज है, नेक्स्ट डायग्राम में हम आपको दिखाएंगे। लिपिड 40%, प्रोटीन 58 से 60%, कार्बोहाइड्रेट 1 से 8% होता है। साथ में आप ये एग्जाम का एक पॉइंट्स है, पूछता है ज्यादातर नीट वाला मेडिकल में ये पूछा हुआ है किसी में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लेयर है, जो नेक्स्ट में पिक्चर होगा हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपका, हाँ ये वाला जो लेयर है देख सकते हैं, फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड का लेयर होता है प्रोटीन और क्या होता है, दोनों साइड से प्रोटीन होता है, नीचे में फास्फोलिपिड का लेयर होता है। तो ये लेयर का जो यूनिट में पूछता है कि 3 लेयर्स जो होते हैं, तो आउटर और इनर लेयर जो प्रोटीन होता है, मिडिल लेयर आपका फास्फोलिपिड होता है, तो वो कितने एंगस्ट्रॉन में होता है, चाहे मीटर में, यूनिट में, तो 20 एंगस्ट्रॉन, 20 एंगस्ट्रॉन, बीच वाला 35 एंगस्ट्रॉन का होता है, ये फास्फोलिपिड होता है मिडिल वाला। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका विशेषता है लचीलापन और गतिशीलता। लचीलापन मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब रबर जैसे लमड़ता है, लूज होता है, फैलता है, या कठोर नहीं होती है, इसमें मौजूद अणु पार्श्व दिशा में गति कर सकते हैं, जिससे कोशिका अपना आकार बदल सकती है। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली लचीला होने से क्या होता है, तो आप यहाँ से आंसर बता सकते हैं कि यह कठोर नहीं होती है, थोड़ा लचीला होता है, जिससे क्या होता है, पार्श्व दिशा में गति आसानी से हो जाता है, इसी वजह से वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होता है। नेक्स्ट है अब ये मॉडल, अब हम इस मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, सबसे ज्यादा एग्जाम में कंपटीशन में इस मॉडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। है तो बहुत सा मॉडल, लेकिन ये फेमस मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था, 1972 में दिया था। डेनियल एम डेउसन मॉडल है 1936 में, इकाई झिल्ली मॉडल है 1959 में, और ये है आपका ड्रॉ मोज़ेक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सामान्य मॉडल है 1972 में, 1972 में। माइशिलर मॉडल भी आया था एक 1953 में, 1953 में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल यही रहा आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने सामान्य मॉडल के अनुसार, इसमें दो तरह, इसमें भी क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड की परत के बीच एक मोज़ेक फ्लूइड जो है धसे हुए रहते हैं, और इसकी प्रकृति जो है अर्ध तरल फ्लूइड की तरह होती है। जैसे कि आप नेक्स्ट देखिए, फ्लूइड मॉडल का थोड़ा मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, क्योंकि इसका शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं, इसमें कुछ ज्यादा जानना चाहिए। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, ये तो सब पता हो ही गया है कि इसको सिंगर और निकोलसन ने दिया है 1970 में। क्या है, प्लाज्मा झिल्ली की आणविक संरचना के लिए सिंगर और निकोलसन 1972 में एक मॉडल को प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने ड्रॉ मोज़ेक मॉडल कहा। इस मॉडल को वैज्ञानिक द्वारा सबसे अधिक स्वीकार किया। अब ये जो हम लाइन लिखे हैं, according to this biological model, plasma membrane is described as protein iceberg in the sea of phospholipid। इसके कहने का अर्थ आप समझिए, जैसे कि ये पानी का ये घड़ा, ठीक है, पानी ही भरा हुआ, पहाड़ों से सील है आपका रूम कैमरा, इसमें क्या है, बर्फ के कहीं कहीं
सिल्ली रखा हुआ, तैरता हुआ। तो वही कंपेरिजन करके बताया है कि फास्फोलिपिड्स के समुद्र में प्रोटीन जो है आइसबर्ग के समान तैरती है। ये बताया उन्होंने, कहा था ये टर्म पूछता है कि ये टर्म किसका दिया हुआ है, तो सिंगर निकोलसन का ये बताया हुआ है फ्लूइड मोजाइक मॉडल में। इसी पर बेस है, आप इस लेयर को आसानी से इस मॉडल को देख सकते हैं कि इसमें क्या है। ये जो है आपका प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। प्रोटीन दो तरह का यहाँ बताया गया है। पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है, वो बाहर की तरह होता है। इंटरनल प्रोटीन जो है थोड़ा अंदर की तरफ धसे हुए रहते हैं। इसमें एक कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन से जुड़ा रहता है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, जब वो लिपिड से जुड़ा रहता है तो ग्लाइकोलिपिड्स भी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी होता है कुछ कुछ मात्रा में। फिर ये दो लेयर होते हैं फास्फोलिपिड, और ये फास्फोलिपिड जो है आप ये भी मॉडल को आसानी से देख सकते हैं। वहां से अगर थोड़ा दिक्कत है तो ये आसानी से देखिए इसमें क्या दिखा है, प्रोटीन का चैनल क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यहाँ से है, डबल मेम्ब्रेन लेयर में से है फास्फोलिपिड का। अब ये आपका कंपोजिशन है जो हम लोगों ने इसमें दो लेयर जो पढ़ा किसका, फास्फोलिपिड में एक गोल वाला जो रचना था आपका ऐसे वाला, अब यहाँ हम आते हैं कि ये फास्फोलिपिड का जो दो लेयर होता है होते हैं, इसमें क्या होता है कि लिपिड के अणुओं में दो दो गोलाकार ध्रुवीय सिरे हेड हेड और एक टेल होता है। इस हेड को एक होता है पोलर, हेड को बोलते हैं पोलर, और टेल वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं आपका नॉन पोलर नोड, जिसमें दो है। ये फास्फोलिपिड लेयर में क्या होता है, एक पानी से डरता है, एक पानी से प्यार करता है। एक वाटर लविंग होता है, एक वाटर फियर होता है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ये आप नाम आप लोगों ने सुना होगा। फिलिक का मतलब ही होता है लविंग, और एक होता है पानी से दूर भागता है। ठीक है, तो ये आपका फास्फोलिपिड का बारे में हुआ कि दो लेयर कौन कौन होता है। अब केमिकल कंपोजिशन तो अभी हम लोग जस्ट बताए हैं, थोड़ा सा उसमें भी बताया था, अभी इसमें डिटेल है। 3 कंपोनेंट्स है, वही प्रोटीन का 58 to 60 और लिपिड का 40 to 42% होता है, कार्बोहाइड्रेट 1 to 8% है। लिपिड इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली के मध्य में एक दोहरी लिपिड की आणविक स्तर पाई जाती है, जो लिपिड के अणुओं को गोलाकार ध्रुवीय सिरे हेड बाहर की ओर तथा अध्रुवीय सिरे टेल अंदर की ओर होती है। देख सकते हैं आप लोग, ये जो है ये अंदर की तरफ है। यहाँ आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। ये लेयर को, ये जो लेयर है आपका, ये जो है फास्फोलिपिड का लेयर है, जिसमें से ये हेड टेल हाइड्रोफोबिक लेयर वन में क्या दे रहा है, ये हाइड्रोफोलिक होता है, नीचे वाला क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब हम लोग अपना चलते हैं अगले पे। लिपिड के अणुओं की यह व्यवस्था पानी में घुलित अणुओं को कोशिका के अंदर जाने से रोकती है। मान लीजिए ऐसा कुछ हो जो कोशिका को हानि पहुंचाता है, नहीं जाने तो उसको वहीं रोक देती है, लेकिन वसा में घुलनशील वस्तुएं जो भी आसानी से आ जा सकती है। जैसे कि हमने बताया प्रोटीन का, वैसे ही लिपिड्स के बारे में, वैसे प्रोटीन की भी दो तरह की होते हैं इसमें प्रोटीन। एक प्रोटीन होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, अभी दिखाया था मैंने पिक्चर में। दूसरा होता है इंटरनल प्रोटीन, ये पेरिफेरल होते हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ होते हैं। आप इस स्ट्रक्चर में नीचे दिखाए थे अभी थोड़ी देर पहले, देख सकते हैं आप। ये स्ट्रक्चर को देखिए, मेरे वाला स्ट्रक्चर जो हमने खुद से बना ड्रॉ किया है, ये है पेरिफेरल बाहर की तरह, ये थोड़ा सा ना अंदर की तरफ होते हैं, तो ये इंटरनल प्रोटीन होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, क्या करते हैं भैया, ये कैसे रहते हैं। तो एक्सोसिनिक प्रोटीन जो होते हैं, ये लिपिड के दो सतहों पर ढीले ढाले होते हैं, यानी बाहरी सतहों से चिपके होते हैं, और इस कारण इन्हें आसानी से झिल्ली से हटाया भी जा सकता है। दूसरा आता है इंट्रगल प्रोटीन और इंटरसिनिक प्रोटीन, ये होता है परिधीय प्रोटीन। इसमें प्रोटीन के ये अणु लिपिड के स्तर में धसे रहते हैं, और मोजाइक रूप में होने से इन्हें आसानी से अलग किए जा सकता है। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, नेक्स्ट आइए आप। ये है कंक्लूजन, जो पूरा आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल है उसका कंक्लूजन, कि अगर आए एग्जाम में क्वेश्चन 5 नंबर का तो क्या लिखिएगा कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट में तो आप वो साइंटिस्ट का नाम जरूर लिखिए कि सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में इस मॉडल को दिया था। और ये मॉडल क्या है, इसमें हम देखते हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डायनेमिक फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है, जिसमें प्रोटीन मोजाइक की तरफ फैले रहते हैं, और प्रोटीन लैटरल मूवमेंट के कारण
मेम्ब्रेन को फ्लूइड नेचर प्रदान करते हैं और प्रोटीन चैनल्स, रिसेप्टर्स और ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स का काम करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बाहर की सतह पर एक शेल को लिक्विडाइजेशन में मदद करते हैं। साथ ही साथ झिल्ली एक एसिमेट्रिक फ्लक्चुएबल और सेलेक्टिवली परमेबल होती है। ये आप क्वेश्चन फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है अगर पूछे तो ये लिख सकते हैं साइंटिस्ट के नाम के साथ। अब हम लोग इसका एक फंक्शन देख लेते हैं। एग्जाम में ये भी पूछता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। वो मैंने जितना पढ़ाया उसका रिलेटेड पूरा सारांश यहाँ पर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका के बाहर रक्षात्मक आवरण बनाती है, कोशिका को निश्चित आकार देती है। तीसरा, कोशिका द्रव तथा उसके घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। चौथा, कोशिका के अंदर जाने या बाहर जाने वाले और पदार्थों को आने जाने नियंत्रण और संचालन करती है। कुछ विशिष्ट पदार्थों के अणु की कोशिका झिल्ली के अंदर अथवा बाहर आ जा सकते हैं। इसी कारण कोशिका झिल्ली का वर्णात्मक सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वर्णात्मक परागम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है, तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब एक विसरण द्वारा नाइट्रोजनस अवशिष्ट पदार्थों का त्याग भी करती है। अभी विसरण क्या है भैया, अब तो विसरण आ गया, ऑस्मोसिस, विसरण, ये सब क्या होता है। तो विसरण क्या है, आप देख सकते हैं कि क्या हम लोग कर रहे हैं कि कुछ ही पदार्थ अंदर जाते हैं, कुछ पदार्थ बाहर आते हैं। तो विसरण में क्या होता है कि ऑस्मोसिस का तो क्लियर है भैया, इसमें तो जल से ही है, उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल वर्ग की तरफ जाता है। इसमें क्या होता है, उच्च सांद्रता कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता अधिक होती है, तो वो क्या होते हैं, बाहर निकल के दोनों को बराबर बैलेंस करने का काम करते हैं। आप इसको समझने के लिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, आसानी से इसको डायग्राम को याद करिए। क्वेश्चन एग्जाम में आता है या 10th में भी फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछता है कि परासरण और विसरण, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए अर्धपरागण में झिल्ली के माध्यम से पानी का संचलन होना, और इसमें क्या होता है, यही मेन चीज याद रखना है, ये कंफ्यूजन होता है। पानी, सॉल्वेंट, सोल्यूशन, ये क्या यही होता है कि इसमें सिर्फ पानी का रहता है। इसमें क्या है, कुछ सांद्रता से संचलन करता है। मुख्य बिंदु होता है केवल पानी चलता है। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार के कण संचालित हो सकते हैं। यह अर्धपरागण में झिल्ली इसमें आवश्यक होता है, इसमें झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती। कम पानी की सांद्रता से उच्च पानी की सांद्रता की ओर संचालन होता है, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। जैसे कि आप सिंपल समझ सकते हैं, ऑस्मोसिस को समझने के लिए कि रात में हम लोग किशमिश लेते हैं, फुला देते हैं, सुबह में क्या होता है, फूल जाता है ना, ऑस्मोसिस ही है। दूसरा, आप जैसे कि ये रूम ही है आपका, मान लीजिए हम एक डीओ या परफ्यूम लिए, यहाँ से स्प्रे किए, तो यहाँ से होते हुए क्या हुआ, आप पहले तुमको यहाँ फैला, लेकिन उस साइड में क्या नहीं है, यानी कि वहाँ सांद्रता कम है, तो हायर से क्या हुआ, धीरे धीरे करते पूरे रूम में फैल जाता है। यही आपका विसरण है। इसको आप लोग अच्छे से डायग्राम, मतलब ये भी है, कंपैरिजन है, अंतर स्पष्ट करें, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, तो पढ़ लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पढ़ लिए, सेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब हम लोग का थोड़ा सा ये उसी से रिलेटेड है, थोड़ा कम है, सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, तो ये तो पहला भैया जान लीजिए कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, ठीक है। पादप कोशिकाओं का सुरक्षात्मक बाहर का जो लेयर होता है उसमें है, जो हम आगे ही आपको अच्छे से समझा है। इसका काम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी खोज किसने की, विशेषताएं की है क्या, ये सब एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। सेल वॉल का डिटेल स्ट्रक्चर है वो भी बता सकते हैं, छोटा छोटा करके एग्जाम से पार्ट्स पे क्वेश्चन पूछे, वो आसानी से यहाँ से आप दे सकते हैं जवाब। सभी पादपों, कवकों और जीवाणुओं के जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले दृढ़, दृढ़ मतलब रिजिड, कठोर निर्जीव आवरण को कोशिका के भित्ति कहते हैं। अब याद रखना होगा, ये क्या होता है, निर्जीव होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सजीव होता है। ये भी याद रखना है पॉइंट में। नेक्स्ट, खोज किसने की, तो इसको रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज की थी। अब हम लोग इसकी मेन विशेषताएं और संरचना देखते हैं। बाहरी आवरण या प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित एक मजबूत परत है, दृढ़ और मजबूत परत है। रासायनिक संगठन में आएंगे तो जैसे कि हम लोग देखा कि पौधों में, कुछ जीवों में भी पाया जाता है, तो प्रमुख जीवों में देखेंगे तो पहले पौधों में देखते हैं। तो पौधों में ये
किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज की और पैक्टिन से बनी होती है। फिर नेक्स्ट कॉको फंगस, फंगाई में टाइटिन की पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। शैवाल में भी होती है सेल्यूलोज, ग्लाइकोज, कैम्फेनास, खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अब बैक्टीरिया, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ये खासकर ये मेडिकल में क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जीवाणु में भी क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है, वो पेप्टिडोग्लाइड की या म्यूरिन की बनी होती है, ग्लाइकोन या म्यूरिन की बनी होती है। इसमें दो मुख्य रासायनिक घटक है। ये रासायनिक घटक इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, 9th क्लास में तो उतना नहीं इसको जानना है, लेकिन हाई मेडिकल के लिए, पैरामेडिकल वगैरह एग्जाम्स में इससे ज्यादातर पूछते हैं। 11th क्लास में है, 12 में है, तो ये आ सकते हैं। एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन, NAG, याद रखिए, नैग 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 नैग, NAG नैग। एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड, NAM नैग, ठीक है। लेकिन अब एक बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एनिमल सेल में भी नहीं होता है, पता ही आपको। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट इसका विशेषता है परत विभाजन, लेयर का विभाजन। पादप कोशिका की भित्ति मुख्य परत मिडिल 3 भागों में बटी रहती है, जो नीचे हम बताएंगे। लेमिला, प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी लेयर एंड सेकेंडरी भित्ति में बटी होती है। अब है नेक्स्ट इसका पारगम्यता, या एक पारगम्य प्रवेबुल परत है, जो पानी और अन्य छोटे अणुओं को आसानी से आर पार जाने देती है, ठीक है। नेक्स्ट है वही जो मैंने अभी बताया आपका सेल वॉल का स्ट्रक्चर। सेल वॉल के स्ट्रक्चर में हम लोग जब देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर जो है, फिर देखिए तीन तरह से, फिर सेकेंडरी के बाद हायर जब मैच्योर हो जाता है तो टर्शियरी में भी होता है, डिवाइड होता है। प्राइमरी लेमिला, मिडिल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल। मिडिल लेमिला का क्या फंक्शन है, क्या होता है, और प्लांट्स की कौन से भाग में, इसको देखेंगे। जो कोशिकाओं के मध्य में पाई जाने वाली यह एक भित्ति है, जिसे मध्य पटलिका कहते हैं। यह दो कोशिकाओं को जोड़ने के लिए सीमेंट की तरह काम करते हैं। जैसे घर बनाते हैं ना, तो ईंट और सीमेंट का काम करते हैं, बीच में सीमेंट लगाते हैं ना, तब ना 2 ईंट बैठ जाता है और तब एक दीवार खड़ा हो जाता है, वैसे ये सीमेंट का काम करती है। आप ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देख सकते हैं। एक पूरा प्लांट सेल वॉल है, ये हुआ आपका पूरा आउटरी लेयर, जो आपका सेल वॉल है। सेल वॉल के नीचे फिर आपका एक लेयर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अभी हम लोग सेल वॉल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, किसका? इसका, सेल वॉल। तभी मैंने इसके एक लेयर को, एक भाग को उठा रहा है, यहाँ दिखा रहे कि देखिए इसका परत कैसे बना। बीच वाला क्या होता है? मध्य पटल। इसके बाद वाला प्रथम, उसके बाद ये वाला जो लेयर है वो द्वितीय, नेक्स्ट में फिर द्वितीय पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब उसी को यहाँ आप देख सकते हैं। प्राइमरी सेल वॉल कहाँ है, वैक्यूल्स कहाँ रहते हैं, प्लाज्मा लेमिला, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलता है, और सेकेंडरी वॉल, ये सारे चीज को एक्सप्लेन, फिर उसको भी एक छोटे भाग को यहाँ पे आपको दिखाया गया। और ये जो है आपका मिडिल लेमिला कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, और इसमें कुछ भाग प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। प्राइमरी सेल वॉल, यह मध्य पटलिका के ठीक नीचे पाई जाती है दोनों ओर से, और सेलुलोज की बनी होती है। इसमें मुलायम, लचीली और पतली होती है, और इसी कारण यह काफी जो है पेड़ जो है देखिएगा कि फैला हुआ मोटाई में जो दिखता है, इसी का मेन कारण है। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है? ये भी सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। ये सब एग्जाम से पूछते हैं, ये वाल का ये जो है किस चीज की बनी होती है? तो सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। यह प्राथमिक सेल वॉल के बाहर की ओर कई स्तरों की बनी होती है, एक से ज्यादा भी होता है, ये भी याद रखना है। यह केवल परिपक्व, मैच्योर, ये फिर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंडरी जो है सेल वॉल मैच्योर कोशिकाओं में ही पाई जाती है। जब मैच्योर हो जाता है कोशिका प्राइमरी के बाद, तो जब लॉस होने लगता है प्राइमरी सेल वॉल, तब ये आपका सेकेंडरी सेल वॉल का डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है टर्शियरी, तृतीय कोशिका भित्ति। यह कोशिका भित्ति की सबसे आंतरिक परत है, या केवल कुछ ही में मतलब प्लांट्स है उसमें पाया जाता है, जो हायर प्लांट्स है। जिम्नोस्पर्म पादपों के जाइलम की बाहर वाहिकाओं में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मेडिकल बुक से बहुत ज्यादा है, इसमें पूछता है, नीट में भी पूछता है आपका।
पैरा मेडिकल में भी आपका पूछ सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नोट करते जाइए, एक नोटबुक रखा करिए पढ़ने के समय। पीडीएफ जब भी आप लोग किसी भी टीचर का पढ़िए उसमें नोटबुक रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखते जाइए और नोट करते हैं। आप तो मतलब सारा पढ़ लिए, डिफिनीशन पढ़ लिए, खोज पढ़ लिए, स्ट्रक्चर पढ़ लिए, अब लास्ट में क्या हुआ, सारा का सारा कार्य क्या है कोशिका भित्ति का, जैसे मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिखाया, एग्जाम्स में आते हैं, इसी तरह कोशिका भित्ति का भी फंक्शन पूछा जाता है सिर्फ, तो लिख सकते हैं यहाँ से। कोशिका भित्ति की कोशिका के निश्चित आकार और दृढ़ता प्रदान करती है, पादप कोशिकाओं की मजबूती एवं यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। कोशिका जंतुओं की कंकाल की भांति पौधों में भी यह शेल वाल भी कंकाल बनाती है, अथवा यह एक बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन की भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट, यह कोशिका की परागम में सीमा बनाती है अथवा सेल में पदार्थों के आगमन को भी नियंत्रित करती है, ये भी याद रख ध्यान रखिए, नियंत्रित करती है, आगमन आना है जाना नहीं है, ये चाहेगी तो आउटसाइड होकर नहीं घुसने देगी। या विभिन्न सेलों के साइटोप्लाज्म से संबंध स्थापित भी यही करती है। नेक्स्ट, और इसमें भौतिक दबाव को, प्रेशर को, जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया था कि जैसे हम लोग ठंड आया तो जैकेट डाल दिए थे, तो भगवान ने तो पेड़ पौधे को जैकेट तो दिए नहीं ना है, तो ये दिए है उसको शेलवा, वो सुरक्षात्मक हवा पानी सबसे सुरक्षा उसको मिले, कीड़े और रोग जनकों के आंतरिक सुरक्षा प्रदान करती है। अब ये आप लोग एग्जाम्स में कभी कभी पूछते हैं कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या अंतर है, तो आसानी से यहाँ से आप लोग जवाब लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, इसमें वही चीज सब लिखा हुआ है। ठीक है, केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है या जंतु की कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो सेलुलोज की बनी होती है, ये प्रोटीन लिपिड और जल में निर्मित होते हैं। सेलुलोज और कैटिन भी लिख सकते हैं, कैटिन लाइनिन की भी बनी होती है, मोटी और सख्त होती है, स्वभाव से अत्यधिक बड़ी और लचीली होती है, यह वर्णात्मक परागम्य नहीं होती है, ये लेकिन सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट, फाइनली लास्ट हम लोगों ने जितना पढ़ा उसका ये सारा आपके क्वेश्चंस है, जो मैंने बीच बीच में क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करते आए हैं, और ये आप लोग एक आंसर शीट तैयार कर लीजिएगा, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और शेल वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम्स में आपके जरूरत पड़े तो यहाँ से इसको आराम से याद किए रहिएगा, क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। कोशिका को कितने भागों को घटकों में बांटा गया है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है, कोशिका द्रव कहाँ पाई जाती है, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमेला का नाम किसने दिया, प्लाज्मा झिल्ली क्या है परिभाषित करें, प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से किन पदार्थों से बनी होती है, 8वां क्वेश्चन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। फिर नेक्स्ट है 9th, प्लाज्मा झिल्ली की प्रकृति क्या होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति क्या है, पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, कवक और जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, क्या जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, नहीं होती तो क्यों नहीं होती, इसका भी जवाब हम लिख सकते हैं। मेरे सारे जो नोट्स हैं अभी हम लोग जिसको डिस्कस किए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल, उसमें इसका आंसर है लिखा हुआ है। कोशिका भित्ति का कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश की बनी होती है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में 3 अंतर लिखे, 3 लिखे, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। विषरण और पराशरण का अंतर स्पष्ट करें, ये भी क्वेश्चन में पूछता है, 2 3 4 जैसे एग्जाम में जैसा पूछे वैसा, लेकिन याद तो सबको करना है ना, थोड़ी है कि 2 ही याद कर लेंगे तो 2 ही से काम हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो याद तो सबको करना है, सारे अंतर को ध्यान देना है। कोशिका झिल्ली को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है। ये सारे डिटेल जैसे मैंने आपको पढ़ाया बताया स्टार्टिंग से, क्या था, शेल का स्ट्रक्चर था, जिसमें मैंने सिर्फ 2 टॉपिक को आज लिया है, और जिसमें मैंने सेल स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में बताया, उसका सारा डिटेल डिफिनीशन स्ट्रक्चर विशेषता फंक्शन सब बताया। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग आराम से इस वीडियो को फिर से पढ़िए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जहाँ जो पॉइंट्स नहीं समझ लगा कि नहीं हमको नहीं आया तो कमेंट देके बताइए। आज सारे क्वेश्चन का आप नोट्स बनाते जाइए, नोट्स मतलब सारा मेरा पढ़िए, उसके बाद जो क्वेश्चन का एक स्टॉक रख दीजिए, ये सारे क्वेश्चन आप सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, लगभग इससे ज्यादा क्वेश्चन अगर लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि मैंने जितना आंसर बताया उसमें उसका सारा आंसर है, उतना भी कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एकदम ही नहीं छूटेंगे। उसको ध्यान से पढ़िए,
बाकी फिर हम नेक्स्ट बार मिलते हैं। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।